हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। तो इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी 4 प्रश्नोत्तरी कर लिया है। तो यदि आप लोगों ने उस प्रश्नोत्तरी को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। बाकी आ जाइए, आज के हम प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। जैसा कि हमारे सामने पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। आपके सामने ऑप्शन है हिंदी साहित्य संवेदना, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विकास साहित्य, कविता कौमुदी। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में यह प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। दरअसल इन्होंने यह जो लिखा था वो बीएचयू के छात्रों को नोट्स बनाए थे पढ़ने के लिए हिंदी, और वही नोट्स बाद में इतिहास बन गया। सोचिए, शुक्ल जी इंटर तक पढ़े थे और उनकी किताब को पीएचडी तक पढ़ने वाले लोग पढ़ने में डिस्टर्ब हो जाते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि द्रव्य स्वभाव प्रयास, हिंदी में है द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। पुष्यदंत, धनपाल, हेमचंद, देवसेन। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा देवसेन। इन्होंने द्रव्य स्वभाव प्रयास ग्रंथ लिखा है। बाकी इसको प्राकृत में अनुवाद किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता। अभी 2020 के नेट में भी पूछा था कि इसको प्राकृत में किसने अनुवाद किया। तो आप लोग ध्यान दीजिए, माइल धवल ने इन्होंने इसको प्राकृत में रूपांतरित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि गंगा जमुना माझे रे बहई रे नाई पंक्तियां किस आदिकालीन कवि द्वारा रचित हैं। कढ़प्पा, लोईपा, डोम्बिप्पा, सरहप्पा। पा मतलब पवित्र होता है। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा डोम्बिप्पा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों धाराओं से चलता है किस आलोचक का कथन है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, चंद्रवली पांडे। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। यदि हमारी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप 2x स्पीड पर करके देख लीजिए, आपको बेटर फील होगा। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही यह स्टेटमेंट दिया था। ये स्टेटमेंट इन्होंने भक्ति काल के सामान्य जो परिचय होता है, भक्ति काल का सामान्य परिचय जो इनके इतिहास में है, उसी के प्रकरण 1 के 3 अनुच्छेद में दिए हैं ये स्टेटमेंट। तो मान लीजिए अगर पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट शुक्ल के किस प्रकरण से है तो तब भी गलती ना हो, क्योंकि क्वेश्चन कठिन भी पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सरल ही सरल आए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि परंपरा से रामानंद के कितने शिष्य माने जाते हैं। 10, 12, 5, 8। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रामानंद के जो 12 शिष्य थे, इन्हें द्वादश महाभागवत कहा जाता है। ये चीज़ भी ध्यान दीजिए, द्वादश
महाभागवत। अब बाकी एक चीज और ध्यान दीजिए कि इनके जो 12 शिष्य थे उनमें 2 स्त्रियां थीं, सुरसरी और पद्मावती। ये 2 महिलाएं थीं जो इनकी शिष्य परंपरा में थीं, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि मृगावती नामक रचना के रचनाकार हैं मंझन, उस्मान, कुतुबन, शेख नबी। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि मृगावती को कुतुबन जी ने लिखा है, और कब लिखे थे, तो 1501 ईस्वी में लिखे थे। और इसको सूफी ग्रंथ में प्रथम रचना कौन मानता है, तो आचार्य शुक्ल जी मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी सूफी साहित्य की प्रथम रचना किसे मानते हैं, और आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाए, तो यदि मान लीजिए प्रश्न नहीं आ रहा है तो बहुत एक तरह से कठिन प्रश्न हो जाएगा, जबकि है बहुत नॉर्मल सा। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। पंक्तियों के रचनाकार हैं सूरदास, नामदेव, कबीरदास, तुलसीदास। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि तुलसीदास ने ही कहा था, क्योंकि नाथ पंथ के लोग जो मनुष्यों के अंदर से में हठयोग की भावना जागृत कर दिए थे, और लोग धीरे धीरे भक्ति मार्ग से दूर होने लगे थे। अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। आपके सामने ऑप्शन है नंददास, कृष्णदास, नावादास, सुंदरदास, सूरदास। 8 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि साहित्य लहरी, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूरसागर, ये तीनों रचनाएं सूरदास की। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 कि रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किस हिंदी साहित्य इतिहास लेखक ने दी है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किस साहित्य इतिहास लेखक ने दिया था। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इसको अलंकृत काल हमारे मिश्र बंधुओं ने कहा था, गणेश श्याम सुखदेव। बाकी भविष्य के लिए देख लेते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नामकरण किया था। तो ये बोले थे श्रृंगार काल। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल क्या बोले थे, तो रीतिकाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल क्या बोले थे, कलाकाल। तो नामकरण जैसे मान लीजिए ध्यान आप लोग दीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में नामकरण से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में किसने क्या नामकरण दिया है, तो इन चीज़ों पे तो आपको थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 कि कवि कुल कल्प तरु नामक रीति ग्रंथ की रचना किसने की। मतीराम, चिंतामणि, भूषण, केशवदास। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चिंतामणि ने इसको लिखा है, और कब लिखे थे, तो 1650 ईस्वी में लिखे थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 बिहारी दास द्वारा रचित बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है। और आपके सामने ऑप्शन है 800, 900, 700, 713। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। तो जैसा कि
713 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लोग 719 भी मानते हैं, बाकी जो 713 है ये आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर मानते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनके अनुसार 713 है, बाकी कुछ लोग 719 मानते हैं। तो आप लोग जैसा ऑप्शन रहे उसके हिसाब से ट्रिक कर लीजिएगा, बाकी 713 सही। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त। 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी साहित्य के इतिहास को आधुनिक काल का गद्य काल कहा है। अगला प्रश्न, अष्टयाम के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, नाभादास, सूरत मिश्र, विट्ठलनाथ। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अष्टयाम जो है वो ब्रज भाषा गद्य में लिखा गया था और ये लिखा गया था नाभादास के द्वारा। तो मान लीजिए अष्टयाम की अगर भाषा पूछा जाए तो आप ब्रज भाषा जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, कृष्णदास। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कवि वचन सुधा भारतेंदु बाबू की रचना है, रचना नहीं कहेंगे पत्रिका कहेंगे, और ये है 1868 ईस्वी में लिखी मतलब छपी थी। इसके संपादन किए थे, बनारस से ये निकली थी। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? हेमचंद, मेरुतुंग, विद्याधर, शालिभद्र सूरि। तो प्रबंध चिंतामणि आपके मेरुतुंग ने लिखा है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद भाषा से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? और आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से आज तक, 500 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक थी। तो जैसा कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और इसमें आपकी वैदिक और लौकिक संस्कृत आती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक होगा ना, हो वैदिक और लौकिक। बाकी ये जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है, इसमें मध्यकालीन हो जाएगा। मध्यकालीन में पाली प्राकृत अपभ्रंश हो जाएगा और 1000 ईस्वी से आज तक जो है वो आधुनिक हो जाएगी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के निम्न में से कौन दो रूप मिलते हैं? मागधी, अर्धमागधी, प्राकृत, सौरसेनी, वैदिक, लौकिक, सौरसेनी और अपभ्रंश। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए, जैसा कि ऊपर बता भी दिए हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, प्राचीन आर्य भाषा के दो रूप हैं। इसके बाद पूछा है कि मध्यकालीन आर्य भाषा का अन्य किस नाम से जाना जाता है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, कृत्रिम। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मध्यकालीन जो आर्य भाषा थी वो पाली प्रमुख रूप से थी, पाली के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगला है
कि बौद्ध धर्म का साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, सौरसेनी। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। 19 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पाली भाषा में उपदेश सबसे ज़्यादा दिए गए। बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के ज़्यादातर साहित्य पाली भाषा में ही हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये दूसरा सही हो जाएगा 19 का। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि द्वितीय प्राकृत भाषा की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? द्वितीय प्राकृत 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, 100 ईस्वी, 100 ईस्वी से 500 ईस्वी, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। आपका सही उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि द्वितीय प्राकृत बोला गया है, तो ये 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। बाकी जो प्राकृत की समय सीमा है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। ये प्राकृत की समय सीमा है। जैसे पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, तो इस तरह से। आइए हम अगला देखते हैं। प्राचीन हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश और सैनी अपभ्रंश। तो पश्चिमी हिंदी का विकास आप लोग बताइए। जैसा कि हम लोग पश्चिमी का ये तो जानते ही हैं कि पश्चिमी का जो विकास हुआ था वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? खस, पैशाची, अर्धमागधी, ब्राह्मण। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि पूर्वी हिंदी का विकास जो है वो अर्धमागधी से माना जाता है। इसमें आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां शामिल हैं आपके अर्धमागधी में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी को कौरवी नाम किसने दिया? भोलानाथ तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, उदय नारायण तिवारी, राहुल संकृत्यायन। 23 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि खड़ी बोली को कौरवी नाम आपके राहुल संकृत्यायन जी ने दिया है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि अवधी किस भाषा की उपबोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, सौरसेनी, मागधी। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूर्वी हिंदी से ही अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी निकली है, तो इसलिए ये पूर्वी हिंदी की उपबोली है। इसके बाद अगला प्रश्न कि हिंदी भाषा का विकास किस बोली में हुआ है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, बघेली। देखिए विकास तो सभी से हुआ है, बाकी खड़ी बोली से ही माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव मुख्यतः कब से माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 1500 ईस्वी, 2000 ईसा पूर्व, 1000 ईस्वी, 1000 ईसा पूर्व। तो जैसा कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का उद्भव माना जाता है, क्योंकि इसके पहले अपभ्रंश और वर्ड थी, हिंदी 1000 से ही मानी जाती। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा विकास का मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी, 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 800 ईस्वी से 1300 ईस्वी, 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी। तो जब 1000 ईस्वी से इसका आरंभ भी हुआ था हिंदी का, तो इस हिंदी का मध्यकाल जो होगा वो 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियों का समूह है? 8, 3, 5, 4। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि पश्चिमी हिंदी में जो बोलियों का समूह है, देखिए वैसे तो बोलियों का समूह बहुत है, लेकिन जो मुख्यतया पूछा गया है कि मतलब कितने
जैसे ऑप्शन में आपको ट्रिक करना हो कि कितने बोलियों का ये समूह रहा है, तो उस समय के लिए थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5। इसके बाद अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, रामचरितमानस। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रियप्रवास। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? और आपके सामने ऑप्शन है पैसाची, सौरसेनी, खस, प्राचड़। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो पहाड़ी अपभ्रंश है वो खस से निकली है। इसी से ही कुमाऊनी, गढ़वाली आदि बोलियों का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, रणधीर, प्रेम मोहिनी, श्यामा स्वप्न। तो 31 का आपका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। इन्होंने ही परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास माना था, जिसको कि 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा। अगला प्रश्न है कि कौन से उपन्यास को पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी थी? चंद्रकांता, खूनी कौन, अलिफ लैला, जासूस की जासूसी। तो जैसा कि चंद्रकांता के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखा। अगला प्रश्न है कि हिंदी में तिलस्म और एआरी के उपन्यासों को लिखने का श्रेय किसे जाता है? गोपाल राम गौहमरी, लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी। 33 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। इन्होंने ही तिलस्म और अय्यारा टाइप के उपन्यास लिखे हैं। बाकी यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि जासूसी प्रकार के उपन्यास किसने लिखे हैं, तो आपके गोपाल राम गहमरी हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए कि जासूसी प्रकार के जो उपन्यास थे वो गोपाल राम गहमरी के थे, और तिलस्म अय्यारा टाइप के जो उपन्यास थे उसमें देवकीनंदन खत्री लिखे थे। इसके बाद अगला प्रश्न है मल्लिका देवी, बंग, सरोजनी उपन्यासों के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न कि ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट। ठेठ हिंदी का ठाठ जो उपन्यास है वो हरिऔध जी ने लिखा है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धूर्त रसिक लाल और हिंदू गृहस्थ उपन्यासों के उपन्यासकार हैं? गोपाल राम गहमरी, श्रीनिवास दास, लज्जाराम मेहता, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा लज्जाराम मेहता। इन्होंने ही धूर्त रसिक लाल और हिंदू गृहस्थ उपन्यास लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली नामक कहानी के रचनाकार कौन है? गिरजादत्त व्यास, चतुरसेन शास्त्री, लाला भगवान दास, बंग महिला। 37 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष। उन्होंने ही दुलाई वाली कहानी लिखी। अगला प्रश्न है कि इंदुमती नामक पत्रिका में प्रकाशित कौन सी कहानी हुई? नहीं, इंदुमती जो कहानी थी वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छत्तीसगढ़ मित्र, आनंद कादम्बिनी, सरस्वती, नागरी प्रचारी पत्रिका। 38 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
अगला प्रश्न है कि प्लेग की चुड़ैल कहानी के कहानीकार कौन है? आपके सामने ऑप्शन है मास्टर भगवान दास, बंग महिला, किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजादत्त वाजपेयी। 39 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मास्टर भगवान दास। अगला प्रश्न है 40 नंबर कि रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय कब प्रकाशित हुई? 1900, 1903, 1902, 1904। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1903 में शुक्ल जी की जो कहानी थी 11 वर्ष का समय वो प्रकाशित हुई थी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 ये है कि जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होती थी? सरस्वती, छत्तीसगढ़ मित्र, इंदु, हंस। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंदु पत्रिका। अगला प्रश्न है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, यशपाल, जैनेंद्र कुमार, जयशंकर प्रसाद। तो हम सभी लोग जानते हैं कि यशपाल जी ने झूठा सच लिखा है। कब लिखे थे? तो 1958 में इसका पहला भाग था वतन और देश, और दूसरा भाग था 1960 में देश का भविष्य। अगला प्रश्न है कि जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गबन की ही पात्र है जालपा, और गबन इन्होंने 1931 ईस्वी में लिखा था प्रेमचंद जी ने। सेवा सदन 1918 में लिखे थे, 1918। निर्मला 1927 में लिखे थे। रंगभूमि 1925 में लिखे थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस उपन्यास को किसान जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है? गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान। 44 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो किसान जीवन का महाकाव्य जो कहा जाता है वो गोदान को कहा जाता है, जिसको कि इन्होंने 1936 में लिखा था। ये किसान जीवन की बहुत बड़ी त्रासदी को भी दिखाए हैं। अगला प्रश्न कि प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से प्रकाशित होती थी? मानसरोवर, मेरी प्रिय कहानियाँ, चिंतामणि, सरोवर। तो जैसा कि प्रेमचंद जी की जो सभी कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी में प्रकाशित हैं, लगभग 300 कहानियाँ। अगला प्रश्न भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा में संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? रसगंगाधर, काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, काव्यादर्श। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा और ये ही प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न कि रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक प्रतिपादक आचार्य कौन मानते हैं? भामा, भरत मुनि, वामन, दंडी। किसको माना जाता है? आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वक्रोक्त जीवितम काव्यशास्त्री ग्रंथ की रचना किसने की? दंडी, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, कुंतक। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। और दोस्तों इस ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। यदि हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। जब यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं तो इसका मतलब है कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। बाकी हम 48 नंबर का उत्तर बताने का प्रयास करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुंतक। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि प्रज्ञा
नवनवें शालिनी प्रतिभा मता पंक्तियों के रचयिता कौन है? रुद्रत, भरतमुनि, बाणभट्ट, विश्वनाथ। जैसा कि ऑप्शन में ये आपको दिया नहीं गया कि ये किसकी पंक्ति है, दरअसल ये भट्टतौत की पंक्ति है। तो आप लोग इसको थोड़ा याद कर लीजिए। प्रज्ञा नवनवें शालिनी प्रतिभा मता, ये पंक्ति भट्टतौत की। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके आगे का प्रश्नोत्तरी कल करेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है कि काव्य शास्त्र अनुसार अस्थिर मनोभाव अथवा चित्तवृत्तियों को क्या कहा जाता है? अस्थिर मनोभाव या चित्तवृत्तियों क्या कहते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। तो जैसा कि संचारी भाव हमारे जो 33 हैं, यही अस्थिर मनोविकार है। ये बुलबुलों की भांति होते हैं। जैसे पानी में बुलबुले निकलते हैं, फूटते हैं, निकलते हैं, फूटते हैं, उसी तरह से ये उसी तरंगों की तरह होते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई प्रश्नोत्तरी के साथ। नमस्कार।